आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सक्रिय अंतरराज्यीय चिट्टा गिरोह का भंडाफोड़। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं ठप होने की कगार पर। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक। संत श्री रविदास धर्म सभा ने बस किराया वृद्धि को बताया जन विरोधी। 102 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। शिमला में विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती का भव्य आयोजन। पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने उपायुक्त शिमला को सौंपा ज्ञापन। देवभूमि फाउंडेशन ने कालीबाड़ी हॉल में आयोजित की बैठक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों रोहित पांडे निवासी दिल्ली और सूरत से की गई पूछताछ में एक अंतरराज्य चिट्टा गिरोह के पर्दाफाश होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरोह का सरगना संदीप शाह बताया जा रहा है। पुलिस जांच के अनुसार गिरोह में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के शिमला जिले के चौपाल, कोटखाई, रोडू सहित अन्य विभिन्न उपमंडलों के युवा शामिल है। ये युवा छोटे पैमाने पर तस्करों के रूप में गिरोह के लिए काम करते रहे। संदीप शाह व्हाट्सएप के माध्यम से आरोपियों को नशे की खेप छोड़ने की जगह और समय बताता था। आरोपी वहां चिट्टे को छोड़कर उसकी फोटो शाह को भेजते रहे। आरोपी सूरज और रोहित ने खुलासा किया है कि वे संदीप शाह के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और उसे चिट्टा पहुंचाने में मदद करते थे। 6.380 ग्राम हेरोइन की बरामदगी के बाद जांच एजेंसी ने इस नेटवर्क की परतें उधेड़ी और संदीप शाह से जुड़े 50 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए की निजी मुचलके और समान राशि से 2-2 जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, सीडीआर और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां खंगाल कर कई नामों को चिह्नित किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क एक संगठित अपराध के तहत काम करता था, जो हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की नियमित आपूर्ति कर रहा था। हिमाचल में युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए पुलिस का यह अभियान मील का पत्थर साबित हो सकता है। जांच अब जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं ठप होने की कगार पर पहुंच गई है। इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी वर्षों से लंबित मांगों का समाधान 1 सप्ताह के भीतर नहीं किया गया तो प्रदेश भर में ये सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इस चेतावनी के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। बिलासपुर यूनियन के प्रधान संजीव कुमार और उप प्रधान बेरी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी बीते 14 वर्षों से स्थायित्व की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरकार और प्राइवेट कंपनियों की ओर से उचित मान सम्मान व सुविधाएं नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पहले सेवा का संचालन कर रही जीवीके कंपनी और अब मैड शवान कंपनी उनके साथ शोषण कर रहा है। 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, जबकि वेतन और अन्य सुविधाएं श्रम कानूनों के अनुरूप नहीं दी जा रही। यूनियन ने कहा कि सरकार भी इस अन्याय को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। ड्यूटी का समय 8 घंटे निर्धारित किया जाए, बिना कारण किसी भी कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाला जाए, निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाए, बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान किया जाए, सेवा शर्तों को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए। यूनियन ने फिलहाल पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसमें कर्मचारी ड्यूटी पर तो है लेकिन नियमित कार्य नहीं कर रहे। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सभी कर्मचारी पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि इस दौरान प्रदेश में किसी आपात स्थिति में जन हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार, नेशनल हेल्थ मिशन शिमला और मैडशवान कंपनी की होगी। कर्मचारियों ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे संघर्ष को समझे और यदि एम्बुलेंस सेवाएं बाधित होती है तो उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारे हक और सम्मान के लिए है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग किस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने का खतरा मंडरा सकता है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है, जिसमें साइबर ठगों ने बैंक का सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ रुपए निकाल लिए। यह रकम बैंक के चंबा जिले के हटली शाखा के एक ग्राहक के मोबाइल फोन को हैक कर 20 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। घटना 11 और 12 मई को अंजाम दी गई, लेकिन 13 मई को अवकाश होने के कारण आरबीआई से कोई अलर्ट नहीं मिला। 14 मई को आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद बैंक प्रबंधन को ठगी का पता चला, जिससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। साइबर ठगों ने सबसे पहले बैंक ग्राहक के मोबाइल को हैक किया और उसके जरिए हिम पैसा ऐप में लॉगिन कर बैंक सर्वर तक पहुंच बनाई। इसके बाद एनईएफटी और आरजीटीएस के माध्यम से 11.55 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। बैंक प्रबंधन ने शिमला थाना सदर में इस मामले की शिकायत दी, जिसके बाद 0 एफआईआर दर्ज कर मामला साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को सौंपा गया। भारत सरकार की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भी इस मामले में जांच में जुटी। शनिवार को सीईआरटी की विशेषज्ञ टीम दिल्ली से शिमला पहुंचे, जहां पर वो बैंक के डाटा सेंटर की गहन जांच करेंगे। बैंक प्रबंधन ने सभी संबंधित खातों में भेजी गई राशि को होल्ड करवा दिया है। प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने बताया कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और ठगी से बैंक को यदि कोई वित्तीय नुकसान होता है तो साइबर इंश्योरेंस के जरिए इसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए और सावधानियां बरती जाएगी। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने कहा कि मामले की हर पहलू से गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और कहा कि रिपोर्ट के बाद पूरे मामले की तकनीकी परतें उजागर होगी। यह घटना हिमाचल प्रदेश के बैंकिंग और साइबर सुरक्षा ढांचे के लिए गंभीर चेतावनी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन और सर्वर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। जांच एजेंसियों से लेकर बैंक प्रबंधन तक हर स्तर पर साइबर ठगों की पकड़ तोड़ने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 10 रुपए न्यूनतम बस किराए की वृद्धि को लेकर विरोध तेज हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद भाटिया ने मुख्यमंत्री और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर से अपील की है कि इस निर्णय को जनहित में तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए न्यूनतम बस किराया 10 रुपए कर दिया है, जो गरीब, मजदूर, छात्र और वृद्धजन के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लोग दैनिक आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर है और किराए में यह बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर सीधा प्रहार है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बढ़ा हुआ किराया जल्द रद्द किया जाए और जनहित को प्राथमिकता दी जाए। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी और हिमाचल पथ परिवहन निगम के डायरेक्टर एमडी श्री रोहन ठाकुर जी से हमारा आग्रह है कि जो बसों में न्यूनतम किराया 10 रुपए किया गया है, ये बहुत ही अधिक है। इस अधिसूचना और निर्णय को हिमाचल सरकार पथ परिवहन निगम तुरंत वापस ले। इससे जनता बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। दबे कुचले गरीब मजदूर और प्राइवेट संस्थानों में 8, 10, 12 हजार रुपए की सैलरी पर कार्य करने वाले युवा बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा जो शिमला शहरी सहित प्रदेश के कई शहरी क्षेत्र हैं, जहां इंसान को, व्यक्ति को अपने आए दिन कार्य करने के लिए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिए में जो सरकारी और प्राइवेट निजी संस्थान है, जिसमें विभिन्न कार्य करवाने के लिए दिन में 5, 6 या अधिक चक्कर भी आने जाने के लिए लगाने पड़ते हैं, उन लोगों पर भी इसका अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से और रोहन ठाकुर जी से हमारा आग्रह है कि बंद कमरों में बैठकर मनमाने किराए लागू करने की बजाय प्रदेश की गरीब, दबे कुचले लोग और मध्यम वर्ग की जमीनी हकीकत और उनकी आर्थिक और वित्तीय परिस्थिति को समझे, गरीबों के दर्द को समझे, गरीबों की और लोगों की पीड़ाओं को समझे। बंद कमरों में 4 दीवारी के अंदर आदेश जारी करना और निर्णय बनाना तो आसान होते हैं, और जो सरकारी तमाम सुविधाओं का फ्री में सुख भोग रहे हैं
और लाखों रुपया सैलरी लेते हैं, उनको जमीनी गरीब जनता के, मध्यम वर्ग के, दबे कुचले लोगों के दर्द और उनकी आय कितनी है, उनकी बचत कितनी है, उनके खर्चे कितने हैं और वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो इस दर्द को नहीं समझ सकते। एक बार फिर 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने कुसुम्पटी स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपने लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार और ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी की और उचित कार्यवाही की मांग की। धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने भावुक होकर कहा, हम दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर रहते हैं, लेकिन हमारी खुद की हालत दयनीय है। महीनों से वेतन नहीं मिला, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं नामात्र ही रह गई है। क्या हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं? कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जिसमें समय पर वेतन, स्थायी नौकरी का दर्जा और काम के लिए उचित संसाधन शामिल है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात देखा गया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मेरा नाम बालक शर्मा है, मैं EMT हूँ 108 में और 2011 से मतलब 2011 की मेरी ज्वाइनिंग है। हमारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन का मेन मकसद है, क्योंकि कंपनी ने हमारे बिना बचे निकालना स्टार्ट कर दिया है और बाकी जो हमारे 2017 के बाद हमारे 8/2020 में जो फैसला हुआ था उनको 15,000 रुपये कैश इन हैंड दिया जाए, कंपनी ने वो नहीं दिया। 11,700 रुपये हमारे को पे करेंगे। जबकि परसों एक वाइट आई थी, उनके कंपनी के जो ACO थे मसला 15,032 रुपये दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ कि उन्होंने 15,032 रुपये किसी को शो कर दे, किसी की सैलरी से शो कर दे, किसको 15,032 रुपये, हमारा तो धंधा खत्म कर देंगे। जबकि मैं सबकी सैलरी से दे सकता हूँ, हमारे को 11,700 आते हैं, वो भी तब जब हमारे 30 दिन भी 24 दिन से ऊपर तब उतने मिलते हैं। अगर कोई छुट्टी जाता है तो हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। हमारा धंधा का देने का मेन मकसद ये कि जो कानून लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को सैलरी तय हुई है वो मिले। जो हमारे कोर्ट से फैसले हुए, जैसे मिनिमम बैच का हो गया, एरियर का होगा, उसकी अदायगी जल्दी करें। लेकिन हमारा धंधा यही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ना हमारा एरियर का कोई हुआ, ना हमारा जो मिनिमम बैच मिला हुआ है। ये मतलब कि जब 2011 की ज्वाइनिंग टाइम से चला, हमारे को मिनिमम बैच कभी नहीं मिला। आज 14 साल हो गई जॉब की, हमारे को मिनिमम आज तक नहीं मिला हुआ है। जबकि 8/2020 को कोर्ट का फैसला मैं दिखा सकता हूँ, मीडिया को दिखा सकता हूँ कि इनको 15,000 कैश कंपनी क्या कर रही है। कंपनी हमारे को बोले 15,000 CTC है, तो कैश इन हैंड और CTC में तो फर्क है। CTC अगर हमारे लिए प्रूफ कर दे कि जो 15,000 कोड है तो CTC बोला है, तब हमें धरना नहीं करें। अगर कोर्ट ने 15,000 पे बोला हुआ है तो कैश इन हैंड और CTC नहीं हुआ। आज तक किसी भी कर्मचारी को जितना कोर्ट ने बोला है लेबर के अकॉर्डिंग हमारे को 15,000 नहीं मिला है। देखो हम सरकार के पास सरकार से भी इस बार मतलब कि बात करने की कोशिश की, परंतु सरकार ने भी हमारे को नजर आप लोग मीडिया को सभी को पता है कि हम कितने टाइम से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2025 हमने 2018 में धरना किया था, 2014 में हमने धरना किया, किसी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। हम भी हिमाचल के लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं आए हुए हैं, मिलना चाहिए। अब 11,700 हमारे को मिल रहे हैं, हमारे बच्चे, हमने भी कुछ करना है। और कोविड टाइम हमने इतने ये मतलब कि 1.5-2 लाख को लेनी सैलरी टच नहीं कर रहा पेशेंट को। हम वो थे जो हमने कोविड टाइम में वो काम किया, अपनी स्वास्थ्य की चिंता की, अपने परिवार की। अभी हमने काम किया उस टाइम पर इन्होंने हमारे कंपनी वालों को निकालना स्टार्ट किया। आज भी हम मीडिया के सामने आया हूँ, मैं मीडिया के सामने आया हूँ, मेरे को यहाँ से कहते जब कंपनी MD NHM के आदेश नहीं मान रही, कंपनी MD NHM से ऊपर है। रोटरी क्लब शिमला में आज विश्व संवाद केंद्र शिमला की ओर से नारद जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश बंसल ने की, जिसमें पत्रकारिता, शिक्षा और संचार क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने भाग लेकर नारद मुनि की पत्रकारिता में भूमिका पर विचार साझा किए। मंच पर दूरदर्शन केंद्र शिमला से नंदिनी मित्तल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आचार्य वीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने नारद मुनि को स्मरण करते हुए उनकी ज्ञान, संवाद और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। इस अवसर पर नंदिनी मित्तल ने संचार के आधुनिक साधनों और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला, जबकि प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने भारतीय परंपरा में संवाद की भूमिका को ऐतिहासिक
दृष्टिकोण से समझाया। आचार्य वीर सिंह ने नारद मुनि के जीवन दर्शन को शिक्षा और मीडिया के संदर्भ में प्रासंगिक बताया। मैं राजेश बंसल, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र के नाते बताना चाहूँगा कि हम लगभग 18 वर्ष से हर वर्ष महर्षि नारद जयंती के अवसर पर हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें हम पत्रकारों को सबको एकत्रित करके, और क्योंकि पत्रकार भी नारद का ही रूप हम मानते हैं कि जैसे नारद समाचार पहुंचाते थे, ऐसे ही पत्रकार भी समाचार इधर से उधर, उधर से इधर पहुंचाते हैं। तो उसी रूप में हम ये जयंती का आयोजन करते हैं। वो आज भी वही निमित्त। महत्व सूचना का आदान प्रदान, आदिकाल में जो सूचना का आदान प्रदान करते थे वो नारद ही करते थे। तो उन्हीं को हमने निमित्त रखकर जो है ये संस्थान चलाया हुआ है, और उन्हीं को हम आदि पत्रकार मानते हैं। आज जितने पत्रकार हैं उनको भी हम महर्षि की उसमें ही लेते हैं कि वही कार्य वो लोग कर रहे हैं, जो आप लोग जो पत्रकार करते हैं वही कार्य आप कर रहे हैं जो किसी समय नारद जी ने किया। मैंने जैसे पहले बताया कि हम लगभग 18 साल से, लगभग 18 साल, वो 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, मतलब 18 साल से हम ये जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। और वर्ष में 2 कार्यक्रम और करते हैं, एक होली मिलन का रखते हैं पत्रकारों का, और एक दिवाली पर रखते हैं। ऐसा हमारा रहता है। हम मिलजुल कर, बस इतना ही है कि हम देशभक्ति और सच्ची पत्रकारिता के ऊपर जोर देते हैं। शिमला के उपायुक्त कार्यालय में आज पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने उपायुक्त अनुपम कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा। इसके पश्चात मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी के खिलाफ हो रहे अपमानजनक व्यवहार पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और उचित कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया, जो कि हिंदुस्तान की एक बहादुर सिपाही है जो देश की सेवा में वर्षों से समर्पित है, उनके खिलाफ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो निंदनीय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमपी के एक विधायक, जो कि एक मंत्री भी है, उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी आना सरासर गलत है। इंद्रजीत सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी सभी टिप्पणियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और महिला अधिकारियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी वर्षों से देश और समाज के लिए काम कर रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा कि कर्नल सोफिया, जो कि हिंदुस्तान की बेटी है, एक जांबाज सिपाही है, उसके खिलाफ हमारे जो बीजेपी के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, विजय शाह एमपी से हैं, जो उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। और जो बिटिया पिछले कई वर्षों से देश की सेवा कर रही है, उसके बारे ये कहा गया कि वो पाकिस्तानियों की बहन है। इसी को लेके आज जो भी हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई हो और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करे। देखिए, पूरे हम हिंदुस्तानियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारा ही एक लीडर, जो कि एक मंत्री भी हैं और पिछले 7 टर्म के विधायक भी हैं, वो एक ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना जो हमारी एक स्टेटमेंट देते हैं, वो भी देश की उस बच्ची के लिए, क्योंकि जिसने जो हमारा सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसको अंजाम दिया है एक सफलता के साथ। ऐसी बच्ची के लिए ऐसी टिप्पणी करना हमें बहुत ही, मुझे लगता है, निंदनीय है। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और उनको उनके मंत्री पद से भी हटाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो। आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में देवभूमि फाउंडेशन द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य सामाजिक सरोकारों को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि देवभूमि फाउंडेशन लगातार समाज के लिए कार्य करती आ रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि फाउंडेशन लगातार समाज के लिए कार्य करती आ रही है और हमारी प्राथमिकता हिमाचल के हर वर्ग तक पहुंच बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विभिन्न
विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बहुपक्षीय कंपनियां हिमाचल में आ रही है, जो यहाँ के भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर ठगी और लूट जैसी गतिविधियों में संलिप्त है। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रकार की शिकायतें उनकी संस्था को लगातार प्राप्त हो रही है, जो चिंताजनक है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसी कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जनता को जागरूक करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें हम देवभूमि जनजागृति फाउंडेशन द्वारा कुछ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों में हमारी जो देवभूमि जनजागृति फाउंडेशन संस्था है, यह राज्य स्तरीय संस्था है जो हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी क्षेत्रों के जो कार्य रहते हैं, सामाजिक कार्य में अग्रसर हमेशा रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जागरूकता के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो। हमारी संस्था पिछले लगातार 2 सालों से कार्य कर रही है हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जगहों में। आज हमने यहाँ पर जो ये कार्यशाला रखी है, इसमें हमने कुछ अपना जो कार्यकारिणी का विस्तार किया और साथ ही साथ हमने आगे की जो प्लानिंग है उस पर हमने आज यहाँ पे पूर्णतः मंथन किया। मुख्यतः जो हमने आज यहाँ पे चर्चा की गई है, आजकल हमने अक्सर देखा है यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश में कि अन्य जो राज्यों से और दूसरे जो देशों से यहाँ पर जो लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टी स्टेट सेक्शन 8 कंपनीज, निधि कंपनीज और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जो यहाँ पर यहाँ के भोले भाले जनताओं का पैसा लूट के चली जाती है। और काफ़ी हमें इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट्स पूरे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जगह से देखने को मिली है। यहाँ पे मुख्यतः बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सोसाइटीज़ यहाँ पर आई और अपना उन्होंने यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जिलों में उन्होंने अपने कार्यालय खोले और वहाँ से करोड़ों रुपए इकट्ठा करके यहाँ से मैं ओवरऑल 2-3 सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कई हजार करोड़ रुपए वो यहाँ से लूट के चली गई। और जिसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जो ऐसा माहौल बना है कि वो लगातार न्यायपालिका के माध्यम से या किसी भी सरकार प्रशासन के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रही है कि ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे आती है उन पे रोक लगाई जाए और जो पीड़ितों का जो पैसा उसमें निवेशकों का फंसा है उस पे जो वो उसमें कार्रवाई जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए।